हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास यानी सीडीपी के बारे में, जहां से आपके क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं, चाहे वो पेपर 1 की बात हो चाहे वो पेपर 2 की बात हो। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कॉमन रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोगों के करीब 10 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो आप लोगों के पेपर में संभावित प्रश्न होते हैं। तो ध्यान रखिए, इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है, आप लोगों को बताना है। जो कृतिका है वह घर पर बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय जिसे पहुंचती है वहाँ पे खूब बात करती है, वहाँ पे ज़्यादा बात करती है। तो यह जो है क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर वन है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। चलिए बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आज की क्लास से आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। 15 क्वेश्चंस में से जिसके 12 नंबर आ जाएंगे, 12 क्वेश्चन सही होंगे, समझ लीजिए उसकी तैयारी बहुत बेस्ट तैयारी है। जिसके 12 आंसर तक सही हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया तैयारी किया हुआ है। 15 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 2 जिसने लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। उसके विचारों को विद्यालय में ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, यानी जो वो कहना चाहती है विद्यालय में उसकी बात सुनी जाती है, उसकी बात पर गौर किया जाता है, ना कि उसके घर पे उसकी बात को सुना नहीं जाता है, उसकी बात पर गौर नहीं किया जाता है, उसकी बात को मान्यता नहीं दी जाती है। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। चलिए आंसर पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए बच्चों की कोचिंग कराना। तीसरा ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करना एवं प्रश्न करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। चलिए बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने आंसर नंबर 4 लगाया है वो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही। मैंने आप लोगों को टैग वर्ड वाली जो क्लास हुई थी इसमें क्या बताया था कि जहाँ पर भी बच्चे को अवसर उपलब्ध कराया जाए वो हमेशा आंसर बिल्कुल सही होता है। पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिव आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं या गलत या केवल की बात नहीं कही गई है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। चलिए बताइए व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, चलिए पढ़िए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है लिंग भेद। ऑप्शन नंबर 2 है शारीरिक संरचना। ऑप्शन नंबर 3 है मानसिक योग्यता। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। चलिए बताइए व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र क्या है। चलिए आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 4 जिसने लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। व्यक्तिगत विभिन्नता के जो क्षेत्र होता है वो सारे होते हैं, वहाँ पे लिंग भेद भी होता है, शारीरिक संरचना भी होती है और मानसिक योग्यता भी होती है, यानी मेंटल एबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पढ़िए इसको और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है शिक्षक की
सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। शिक्षक जो होता है उसकी सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तीसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन बनाए रखना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका था कि शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है एक छात्र के प्रति। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसको पढ़ लिया होगा और इसका सही आंसर भी कर दिया होगा। तो जिस जिसने इसका आंसर नंबर 4 लगाया है वो हो जाता है बिल्कुल सही, बाकी सारे नेगेटिव आंसर हैं, इसीलिए पॉजिटिव आंसर यहाँ पे केवल एक ही है। कौन सा? आंसर नंबर 4, इसीलिए इसका आंसर नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। विद्यालय जो होते हैं उन्हें किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, यानी नैरो गैप जो होता है उसको कम करने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा फिर इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर भी कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जिसने आंसर नंबर 2 लगाया है वो हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही। क्या? यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने योग्य हैं या अयोग्य हैं। ओके, यहाँ पे इसका आंसर नंबर 2 इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात टीचर की नहीं, यहाँ पे बात विद्यालयों की जा रही है। किसकी? विद्यालयों की बात की जा रही है, ना कि टीचर की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे यह देखा जाता है कि बच्चे जो हैं सीखने योग्य हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो क्या कमी है, उनकी कमी को दूर किया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। कमी को दूर करके उनका उपचार किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको निगेटिव मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे अयोग्य हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर कहाँ पे कमी है और कमी को ढूंढ के, कमी को खोज के उसका सोल्यूशन निकालना, उसका उपाय निकालना। ठीक है, उस कमी को दूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 2 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन नंबर 2 है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। ऑप्शन नंबर 3 है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 4 है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, क्या सही रहेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने आप लोगों को टैग वर्ड वाली क्लास करवाई थी, अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास की है तो उससे इसे सारे क्वेश्चन आप लोगों के आसानी से सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। जिसने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 4 लगाया है हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ में शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ पे अवसर की बात की गई है और हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे शिक्षार्थी को या बालक को या बच्चे को अवसर उपलब्ध कराए जाएँ वहाँ पे वो वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में
पॉजिटिव आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों से किसी घटना या प्रत्यय को उनके अपनों शब्दों में व्यक्त करने को कहना। ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यार्थियों को किसी नियम की कार्य प्रणाली उदाहरण देते हुए समझाना। ऑप्शन नंबर 3 है, विद्यार्थियों को समानता व असमानता देखने तथा समरूपता उत्पन्न कराने के में मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थियों को विलगित तथा तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव आंसर होगा। नेगेटिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन सही से देखा होगा तो इसका आंसर जल्दी से कर देंगे। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 किया है वो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें पूछा गया है गलत कि इसमें क्या नहीं है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को किसी घटना या प्रत्यय को उनके अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहना। ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसमें बच्चे जो है अपने शब्दों में बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। ये भी उदाहरण देते हुए समझाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव हो गया। समानता और असमानता की बात की गई है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, इसीलिए इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है, शिक्षा को बाल शिक्षा केंद्रित माना जाता है। कब माना जाता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, बालक की मांग, रुचि, अभिव्यक्ति की प्राथमिकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, पाठ्यक्रम का महत्व दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या सही हो जाएगा, चलिए बताइए। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2 दिया है वो हो जाता है बिल्कुल सही कि बालक की मांग, रुचि व अभिव्यक्ति की प्राथमिकता दी जाती है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बालक की रुचि, मांग और अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी बच्चों को व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। क्वेश्चन को आप लोगों ने अब तक सही से पढ़ लिया होगा, तो आई होप आप लोग इसको सही से आंसर कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है, व्यक्तिगत विद्यार्थियों पर ध्यान देकर। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में समांगी समूह बनाकर। ऑप्शन नंबर 3 है, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ऑप्शन नंबर 4 है, कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थी को जिम्मेदारी सौंपते हुए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या सही हो जाएगा। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक बात बताई थी कि जहाँ पर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताई थी और आप लोगों को शायद पता ही होगी वो ट्रिक क्या थी। वो ट्रिक ये थी कि CTET में जो आपका सीटेट का पेपर होता है, अगर आप कहीं पर भी फंस गए हो और आप लोगों के टैग वर्ड भी काम वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक जो रामबाण इलाज है उसका इलाज ये है कि जो सबसे बड़ा आंसर होता है अधिकतर वही सही होता है। ये देखने को मिला है, जो CTET का पेपर होता है जो सबसे बड़ा आंसर होता है अधिकतर वही सही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वही सही होता है। 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 3, और ये सही भी है। क्यों, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर। जो सारे विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या कराएंगे, क्रियाकलाप आयोजित कराएंगे। उसी के साथ साथ में
जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसके लिए भी उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पॉजिटिव भी है और सबसे बड़ा भी है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीक तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 है विभेदित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 2 है पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, ऑप्शन नंबर 4 है उपचारात्मक शिक्षण। चलिए इसका आंसर दीजिए, आराम से पढ़ लीजिए इसको पहले, फिर इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नंबर 3 लग रहा होगा, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, लेकिन इसका आंसर 3 सही नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका आंसर नंबर 1 जिस इसने लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि जो विभेदित अनुदेशन होता है, जो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, वो हो जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकी। यहाँ पे जितने शिक्षण तकनीकियाँ होती हैं उनके बारे में जहाँ पे बात की जाती है उसे बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदित अनुदेशन। इसीलिए इसका आंसर नंबर 1 जिस इसने लगाया है वो हो जाता है बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की है वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। लिखा हुआ है विभेदित अनुदेशन यानी अंतरपरक अनुदेशन जो है वह क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अव्यवस्थित एवं स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। आराम से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जिसने आंसर नंबर 3 लगाया है वो हो जाता है बिल्कुल सही। क्या शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। यहाँ पे शिक्षार्थी की बात की जा रही है, यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है और उसकी आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिव आंसर बिल्कुल सही होता है। और साथ साथ में ही ये सबसे बड़ा भी आंसर था, इससे भी आप इसको टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रों के आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ में ही उसके विविध रूपों का भी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही हो गया, आंसर नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है एक शिक्षिका अमृता विभिन्न तत्वों की मदद लेती है, जैसे चार्ट बनाना, ग्राफ, चित्र, सूचनाएं एकत्र करना तथा उन्हें छात्रों के जोड़ों तथा समूह बनाकर प्रस्तुत करना। यह अनुभेदित अनुबोधन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लीजिए आराम से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ लीजिए आराम से, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लीजिए पहले, फिर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है उसके अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, ऑप्शन नंबर 2 है केवल बुद्धिमान छात्रों की मदद करता है, ऑप्शन नंबर 3 है छात्रों को आकलन हेतु तैयार करने का उत्तम तरीका है, ऑप्शन नंबर 4 है बहुआयामी बुद्धि वाले छात्रों द्वारा अच्छा निष्पादन करने और अच्छा सीखने में मददगार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जिसने आंसर नंबर 4 लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। बहुआयामी बुद्धि वाले छात्रों द्वारा अच्छा निष्पादन करने और अच्छा सीखने में मददगार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। जो गणित का अध्यापक होता है उसे अपने विद्यार्थियों के साथ में अच्छा संबंध बनाने के लिए
क्या विकसित करना चाहिए, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। ऑप्शन नंबर 2 है अच्छे से बात करें। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों से प्यार करें। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत ध्यान दें। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सही से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर नंबर 1 लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो गणित का अध्यापक होता है वो छात्रों के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करता है। हालांकि अच्छा व्यवहार तो करता है, लेकिन वो एक फ्रेंड की तरह नहीं हो पाता है। कभी भी एक टीचर किसी की फ्रेंड की तरह नहीं बन सकता है। व्यवहार कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मित्र ही बन जाए। इसीलिए इसका आंसर नंबर 4 जिसने लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। जो एक टीचर होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक बच्चे के पास जाकर उस पर ध्यान दे सकता है। व्यक्तिगत तौर पर उसके साथ में अगर ध्यान देगा तो बच्चे को लगेगा कि टीचर या फिर जो हमारे अध्यापक हैं वो हमारे साथ में अच्छे तरीके से बात करते हैं और हमसे अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए इस पे लिखा हुआ है पे इंडिविजुअल अटेंशन। बच्चे को जब अटेंशन दोगे तो बच्चा आपके साथ में अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है। एक शिक्षक है वो अपनी कक्षा में जो बाल केंद्रित उपागम होते हैं उनका प्रयोग कर रहा है। यह तरीका जो है किसके लिए उपयुक्त नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, किसके लिए उपयुक्त नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है समूह वार्तालाप के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है प्रोजेक्ट विधि के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है प्रश्न के उत्तर के लिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। एक कक्षा में एक शिक्षक जो है वो पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका किसके लिए सही नहीं है आप लोगों को ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 3 जिसने लगाया है वो यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल सही। प्रदर्शन के लिए वह बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को हिंदी सही से समझ में नहीं आती है या फिर आप लोग हिंदी में कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आप लोग इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। मैं यहाँ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा CTT की जो पेपर होता है वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में, मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जो हिंदी में लिखा हुआ है और कुछ वर्ड आपको उसके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंग्लिश की हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन हिंदी में उसके अर्थ बदलते रहते हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ पे हिंदी में समझ में ना आए वहाँ पे इंग्लिश की हेल्प ले लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है। व्यक्तिक जो भिन्नता होती है उसका अर्थ क्या होता है, चलिए बताइए। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ऑप्शन नंबर 2 है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3 है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 था ये। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए सही से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जिसने आंसर नंबर 2 लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे भले ही वो जुड़वा ही क्यों ना हो। जुड़वा बच्चे भी एक जैसे ही बिल्कुल नहीं होते हैं, उनमें भी कई सारे अंतर देखने को मिलते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें आपको देते हैं हर क्लास की PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग डायरेक्ट
टेलीग्राम पर सर्च करिएगा CDP क्वीन हिमांशी मैम, आपके सामने हमारा ग्रुप आ जाएगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें करीब 960 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप लोग भी उसमें आराम से ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।